मेरे पास 5 लाख रुपए नहीं है, लेकिन बदले में मैं आपको बहुत ही कीमती चीज़ दे सकता हूँ। यह कहकर अमित ने अपनी बहन को अर्जुन खन्ना की ओर बढ़ा दिया। प्रिया को आप अपने पास रखिए, अपने साथ ले जाइए। जब तक आपके 5 लाख का इंतज़ाम नहीं हो जाता, आप इसे अपने पास रख सकते हैं। प्रिया अपने शराबी और जुआरी भाई की इस हरकत पर सन्न रह गई। कुछ बोलने के लिए होंठ खोले, लेकिन शब्द उसके होठों से निकल ना सके। उसे यह तो पता था कि उसका भाई अमित एक घटिया इंसान है। पैसे के लिए वह कुछ भी कर सकता है। लेकिन इस हद तक गिर जाएगा, उसे अंदाज़ा नहीं था। और अर्जुन तो प्रिया की सुंदरता से बुरी तरह घायल हो चुका था। उसका हाथ पकड़कर अपने घर ले आया। रात को जब वो उसके करीब आया तो प्रिया तड़प उठी। प्लीज़ मेरे पास मत आइए, मैं आपकी एक-एक पाई चुका दूँगी। आपके घर में नौकरानी बनकर रहूँगी, लेकिन मुझे हाथ मत लगाइए। प्लीज़ मैं मर जाऊँगी, ये बदनामी सह नहीं सकूँगी। वह तड़प-तड़प कर रो पड़ी थी और अर्जुन उसे हैरानी से देखने लगा। वो उसके पास आया ज़रूर था, लेकिन उसके साथ कोई रिश्ता बनाने के लिए नहीं, बल्कि उसके माथे पर लगे ज़ख्म को साफ़ करने के लिए, जो उसे उस वक़्त लगा था, जब अमित ने उसका हाथ अर्जुन के हाथ में दिया था और अर्जुन से अपना हाथ छुड़ाकर वह अमित के सामने आकर खड़ी हो गई थी। मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानूँगी। अमित तुम्हारे खिलाफ़ पुलिस में कंप्लेंट करूँगी। और अमित ने एक ज़ोरदार थप्पड़ प्रिया के गाल पर रखा था। वो लड़खड़ाकर पीछे रखी टेबल से जा टकराई। उसके माथे पर टेबल का कोना लगा और वहां से खून बहने लगा था और वही जख्म अर्जुन साफ करने के लिए आगे बढ़ा था। ठीक है, आज से तुम हवेली में काम करोगी, घर के सारे नौकरों पर नजर रखोगी और अपनी निगरानी में उनसे काम करवाओगी। इस काम की तुम्हें महीने की तनख्वाह मिलेगी। जब मेरे 5 लाख पूरे हो जाएंगे, तब तुम इस घर से जा सकती हो। बस कर दो अमित, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। ये 5,000 रुपए जो मुझे ट्यूशन की फीस के मिले हैं, अगर यह भी तुम ले लोगे तो मैं घर का राशन कहाँ से लाऊंगी? पापा की दवाइयाँ कैसे खरीदूंगी? प्रिया रोते हुए अमित के सामने हाथ जोड़ रही थी, लेकिन अमित वो रुपए प्रिया से छीन चुका था। देखना, इसके डबल करके दूंगा तुझे। मैंने एक दांव लगाया है और मुझे यकीन है मैं जीत जाऊंगा। घर का राशन भी आ जाएगा और पापा की दवाइयाँ भी। यह कहकर वह 5,000 रुपए लेकर चला गया था और प्रिया वहीं रोती रह गई। ये 5,000 उसके लिए बहुत मायने रखते थे। वो रोती हुई अपने पापा के कमरे में गई, जहां रमेश जी बिस्तर पर लेटे करा रहे थे। उनका एक हाथ लकवाग्रस्त था। पापा, अमित सारे पैसे ले गया। मैं एक एक पैसा जोड़ रही थी आपकी दवाई के लिए, घर के राशन के लिए। रमेश जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह कुछ नहीं बोले। वो उनके पास बैठकर उनका हाथ पकड़कर काफी देर तक रोती रही। रमेश जी कभी आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत तो नहीं थे, लेकिन जब वह एक कंपनी में क्लर्क की नौकरी करते थे, तो घर का गुजारा अच्छे से हो जाता था। वह मेहनती और ईमानदार इंसान थे। पिछले साल उनकी पत्नी गीता का देहांत हुआ और फिर कुछ ही महीनों बाद उन्हें लकवा मार गया। दोनों बच्चों के साथ वह सामान्य जीवन जी रहे थे, लेकिन एक के बाद एक मुसीबतें उनके दरवाजे पर दस्तक देती रहीं। माँ की मौत और बाप की बीमारी ने अमित को पूरी तरह तोड़कर रख दिया। अभी उसकी उम्र केवल 24 साल थी और प्रिया से वो 2 साल बड़ा था। शुरुआत में उसने नौकरी के लिए इधर-उधर कोशिश की, लेकिन जब कुछ नहीं मिला, तो गलत संगति में पड़कर जुआ खेलने लगा। 6 महीनों में ही वह घर के बर्तन तक बेच चुका था। जब घर में भूखे रहने की नौबत आई, तो प्रिया ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। अब वही पैसे भी अमित डबल कराने के बहाने छीन कर लेकर चला गया था। अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए प्रिया सरकारी अस्पताल की ओर भागी थी, क्योंकि रमेश जी की सारी दवाइयां खत्म हो रही थी और घंटों लाइन में लगने के बाद वह अपने पापा की दवाइयां लेकर लौटी। अस्पताल की हालत खराब थी। डॉक्टर सीधे मुंह बात नहीं करते। दवा की लाइन अलग तो जांच की लाइन अलग लगाना पड़ती थी। रात को अमित जब घर लौटा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। प्रिया समझ गई कि वह फिर से पैसे हार गया है। गुस्से में आकर उसने अमित को बातें सुनाई। तुम तो कह रहे थे डबल करके लाऊंगा। अमित भी झल्ला उठा। बकवास बंद कर अपनी। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। प्रिया ने गौर से उसका चेहरा देखा तो वह सच में उसे परेशान लगा और कुछ डरा हुआ भी लग रहा था। वह बिना खाना खाए अपने कमरे में चला गया और प्रिया अफसोस से अपनी आंखों में आई नमी साफ करने लगी। अगली सुबह दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई।
प्रिया ने दरवाज़ा खोला तो एक अमीर सूट-बूट पहने हुए, एक बेहद रौबदार और खूबसूरत पर्सनैलिटी का आदमी खड़ा था। साथ में कुछ गार्ड भी थे। इतनी बड़ी गाड़ी में उस इंसान का प्रिया के घर आना, उसे सचमुच हैरत में डाल गया था। उनके घर तो उनके रिश्तेदार भी नहीं आते थे। फिर इतना अमीर आदमी उनके घर क्यों आया था? आसपास मोहल्ले के लोग भी झांक-झांक कर देख रहे थे। अर्जुन खन्ना को हैरान होकर देख रहे थे। यहाँ अमित रहता है। उसने प्रिया को ऊपर से नीचे तक देखकर पूछा। जी, मेरा भाई है। आप कौन? प्रिया ने घबराते हुए पूछा। उसी वक्त अमित भी कमरे से बाहर निकला और सामने खड़े अर्जुन खन्ना को देखकर कांप उठा। अर्जुन खन्ना, शहर का नामी उद्योगपति। अमित 4-5 दिन पहले ही उसकी कंपनी में इंटरव्यू देने गया था। उसकी हालत देखकर अर्जुन ने उसे नौकरी पर भी रख लिया था और उसे 5 लाख रुपए एक ज़रूरी डील के पहुंचाने के लिए दे दिए थे। रास्ते में अमित को एक पुराना दोस्त मिला, जिसने उसे बहकाया तो यह पैसे एक जगह डबल कर सकता है। 100% जीत पक्की है। अमित लालच में आ गया और पूरा पैसा जुए में हार गया। अब अर्जुन खुद उसके घर पहुंच चुका था, क्योंकि अर्जुन के लिए अमित का पता निकलवाना कोई मुश्किल काम नहीं था। अमित अर्जुन के पैरों में गिर पड़ा। माफ कर दीजिए सर, मैं लालच में आ गया था। प्लीज मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। जबकि प्रिया हैरानी से ये सब कुछ देख रही थी। अर्जुन ने उसे ऊपर उठाया और एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, बात पैसे की नहीं है, बात मेरे विश्वास की है। मैंने तुम्हारी हालत पर तरस खाकर तुम्हें नौकरी दी, लेकिन तुमने मेरे भरोसे को तोड़ दिया और मैं धोखेबाजों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। यह कहकर अर्जुन ने उसका कॉलर पकड़ लिया। इस धोखे की सजा तुझे जरूर मिलेगी। जेल जाने के लिए तैयार हो जा। और जेल की धमकी सुनकर अमित डर गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह खुद को कैसे बचाए। और तभी उसके दिमाग में ख्याल बिजली की तरह चमक उठा था। अमित ने झट से डरकर जल्दी से प्रिया का हाथ पकड़ा और अर्जुन की ओर बढ़ाया। सर, आप इसे अपने साथ ले जाइए। जब तक मैं आपके पैसे वापस नहीं कर देता, इसे अपने पास रखिए। अर्जुन को अब एक और झटका लगा था। उसे यह तो पता था कि अमित झूठा है, धोखेबाज है, पर अब यह देखकर वह हैरान रह गया था कि यह आदमी इतना गिरा हुआ है कि अपनी बहन को सौंपने से भी नहीं हिचकिचा रहा। प्रिया की आंखों में आंसू छलक आए। वो एक झटके से अमित की ओर बढ़ी और उसे कॉलर से पकड़ते हुए बोली, बेगैरत इंसान, अपनी बहन का सौदा करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अमित ने बदले में उसे खुद से दूर झटका था और वह लड़खड़ाकर आंगन में पड़ी टेबल से जा टकराई और उसके माथे से खून बहने लगा। तो क्या मैं जेल चला जाऊं? कम से कम तू किसी अमीर आदमी के पास जाएगी और मैं पापा का इलाज करवा सकूंगा। पापा का नाम बीच में मत लो अमित। ये सब कुछ तुम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कर रहे हो। प्रिया की कांच जैसी हरी आंखों से आंसू बहने लगे और अर्जुन अब तक पूरे हालात बहुत अच्छे से समझ चुका था। प्रिया की मजबूरी और उसकी बेबसी उसके दिल को छू गई थी। वो एक पल रुका, जैसे कोई बड़ा फैसला किया हो। फिर सख्त लहजे में बोला, ठीक है, 5 लाख के बदले मैं इस लड़की को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। प्रिया ने एक झटके से सर उठाकर अर्जुन को देखा। वो देखने में एक अच्छे घराने का सभ्य और संस्कारी लड़का लग रहा था। उसे लगा कि वह अमित की इस डील को ठुकरा देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वह तो फौरन ही राजी हो गया था। अब उसे अर्जुन से सख्त नफरत महसूस हो रही थी। जबकि अर्जुन ने आगे बढ़कर प्रिया का कांपता हुआ हाथ अपने हाथ में लिया था, जो बर्फ की तरह एकदम ठंडा हो रहा था। प्रिया ने तुरंत अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, छोड़िए मेरा हाथ, मैं कहीं नहीं जा रही। लेकिन अर्जुन ने उसे मजबूती से थाम लिया और गाड़ी की तरफ ले चला। छोड़िए मुझे, मुझे आपके साथ नहीं जाना। आपके पैसे अमित ने लिए हैं ना, उसने आपको धोखा दिया है, तो उसी से बदला लीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन अर्जुन उसकी एक भी नहीं सुन रहा था। एक झटके से उसने दरवाज़ा खोलकर प्रिया को अंदर धकेला था और गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। पूरे रास्ते प्रिया की सिसकियाँ गाड़ी के अंदर गूंजती रही थीं। कभी-कभी वह चुपचाप नज़रें उठाकर अर्जुन की ओर देखती, तो वह भी पल भर के लिए उसकी तरफ देख लेता। लेकिन जब उसकी सिसकियों ने हाथ पार कर दी, तो अर्जुन ने अचानक गाड़ी एक झटके से रोकी थी। रोना बंद करो, वरना चलती गाड़ी से नीचे फेंक दूंगा। वो गुस्से से दहाड़ा था। वैसे ही मेरा दिमाग बहुत खराब है और तुम इसे और ज्यादा खराब मत करो। अर्जुन का दिमाग झुंझुलाहट और गुस्से का शिकार था, क्योंकि जज्बात में भरकर
उसने प्रिया को साथ लाने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन अब आगे क्या होगा? यह सोच-सोच कर परेशान हो रहा था। उसे नहीं पता कि वह क्या करे। दादी को क्या बताएँ कि लड़की कौन है और क्यों मैं इसे घर लेकर आया हूँ? ये सोचकर वह काफ़ी परेशान था। उसके झुंझुलाहट और गुस्से से प्रिया सच में डर गई थी। गाड़ी एक बड़े से बंगले के सामने रुकी। प्रिया चुपचाप गोद में हाथ रखे बैठी रही। अर्जुन ने उसका दरवाज़ा खोला और उसका हाथ पकड़कर बाहर की ओर खींच लिया। ड्रामे करना बंद करो, समझी? वो झल्लाया। दरवाजे पर पहुंचने से पहले उसने हल्का सा दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका था। पूरा हॉल एकदम खाली पड़ा था। फिर उसने प्रिया का हाथ पकड़ा और चुपचाप उसे अपने कमरे की ओर ले गया। फ्रेश हो जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ। और एक बात कान खोलकर सुन लो, जब मैं कमरे में लौटूं तो तुम्हारा यह रोया हुआ बिखरा चेहरा नहीं देखना चाहता। यह कहते हुए उसने एक लोअर और टी शर्ट उसकी तरफ फेंके और झुंझुलाहट से दरवाजा बंद करते हुए बाहर चला गया। प्रिया ने एक नज़र उन कपड़ों पर डाली और फिर उन्हें दूर फेंकते हुए वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद जब अर्जुन कमरे में लौटा तो वह अभी भी जमीन पर बैठी हुई थी। उसे देखते ही वह घबराकर दीवार से सटकर बैठ गई। अर्जुन के माथे पर बल उभर आए, लेकिन उसने खुद को तुरंत संयत कर लिया। फिर धीरे-धीरे कदमों से उसके पास आया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। अब भी उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया ही था कि प्रिया सहम कर पीछे हटी। नहीं, प्लीज़ मेरे पास मत आइए। मुझे हाथ मत लगाइए। मैं मर जाऊँगी। ये ज़िल्लत मैं और नहीं सह सकती। अर्जुन उस मासूम सी लड़की की ओर हैरत से देखने लगा, जिसकी आँखें रो-रो कर सूज चुकी थीं और पूरा चेहरा लाल गुलाबी हो रहा था। एक हल्की सी मुस्कान अर्जुन के होठों को छू गई। उसने प्रिया की यह गलतफहमी दूर नहीं की कि वह उसके पास किसी गलत इरादे से नहीं बढ़ा था, बल्कि उसके माथे पर लगे जख्म को देखने के लिए आगे बढ़ा था। लेकिन उसने जानबूझकर चुप्पी साधी और प्रिया को और भी डरा दिया। क्यों? क्यों ना आऊं तुम्हारे करीब? मैं तुम्हें पूरे 5 लाख के बदले खरीद कर लाया हूं। अब तुम मेरी हो। जैसे चाहूं तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता हूं। और इस रात के लिए मैंने बहुत कुछ सोच कर रखा है। मैंने कहा था ना जाकर फ्रेश हो जाओ। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। चलो कोई बात नहीं। अब मैं खुद ही तुम्हें अपने हाथों से वो अपनी बात अधूरी छोड़ गया। और प्रिया तड़प उठी। नहीं प्लीज, आप ऐसा कुछ मत कीजिए। वो कांपते होठों से बोली थी। अर्जुन का ध्यान उसके उन नाजुक लबों पर अटक कर रह गया। जिंदगी में पहली बार कोई लड़की उसके दिल को इतनी गहराई से छू रही थी। उसका मन मचलने लगा कि उसे छूकर देखे, उसके नाजुक से लबों को महसूस करे, उसके बालों की खुशबू में खो जाए, उसकी कांच सी आंखों को अपने होठों से छूकर देखे। मगर उसने खुद को संभाल लिया। वो जानता था कि इस लड़की को वह बिना किसी रिश्ते के अपने पास नहीं रख सकता। वो बस बिना सोचे समझे उसे वहां से उठा लाया था, क्योंकि वह जानता था जिस हद तक अमित गिर चुका था, आज नहीं तो कल वह प्रिया का सौदा कर ही देगा। और वह प्रिया, जिसकी खूबसूरती ने उसे पहली ही नजर में घायल कर दिया था, अब उसे किसी भी कीमत पर तकलीफ में नहीं देखना चाहता था। खुद को संभालते हुए वह एक नपे तुले अंदाज में धीरे से बोला था, ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे अपने 5 लाख रुपए वसूल ना करूं, तो तुम्हें वही करना होगा, जैसा मैं कहूँ। मैं तैयार हूँ। वो जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए बोली। अर्जुन की इस बात ने प्रिया को उम्मीद की एक डोर थमा दी थी। ठीक है, पहले तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। फिर उसके बाद बताऊंगा कि अब आगे क्या करना है। और यह सुनकर उसके होंठ फड़फड़ा उठे थे। शादी? अर्जुन ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। हाँ हाँ, ये सिर्फ नाम की शादी होगी, क्योंकि तुम इस घर में बिना किसी रिश्ते के नहीं रह सकती। मैं अपने घर वालों को बताऊंगा कि तुम मेरी बीवी हो। उसके बाद मैं तुमसे अपने 5 लाख रुपए भी वसूल करूंगा। अगर तुम शादी के लिए नहीं मानोगी, तो मैं बिना शादी के ही तुमसे अपने पैसे वसूल करूंगा। समझी? अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। यह कहकर जैसे ही वह उठकर जाने लगा, पीछे से प्रिया की आवाज आई। मैं शादी के लिए राजी हूँ। और अर्जुन के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी थी। उस मुस्कान को प्रिया नहीं देख पाई थी, क्योंकि उस वक्त अर्जुन की पीठ थी प्रिया की ओर से। प्रिया आईने के सामने खड़ी अपने आप को हैरानी से देख रही थी। एक ही दिन में उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। दुल्हन के लाल जोड़े में वह बेहद सुंदर लग रही थी।
सुंदर गहने और हल्का-सा मेकअप उसके रूप को और भी निखार रहे थे। उसने कभी ज़िंदगी में इतना कीमती ड्रेस नहीं पहना था और ना ही कभी ऐसे सजी थी। आज पहली बार खुद को इस रूप में देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आईने में जो लड़की दिख रही है वही प्रिया है। लोगों से उसने अपनी खूबसूरती की तारीफ तो सुनी थी, पर कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। उसकी सहेली उसे कहती थी, प्रिया, तू बहुत सुंदर है। अपनी आंखें देखी हैं कभी? गौर से देख, एकदम कांच जैसी देखना। कोई तेरी आंखों में एक दिन जरूर डूब जाएगा। और प्रिया एक कड़वी सी मुस्कान छोड़कर रह जाती। उसे पता था ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक कच्चे मोहल्ले की, एक झोपड़ी में पली बड़ी लड़की, जहां ना साफ पानी था ना अच्छा खाना। हर तरफ बदबू फैली रहती थी और बारिश में टन की छत टपकती थी। उस माहौल से निकलकर इतने बड़े माहौल में आ जाना किसी सपने से कम नहीं था। उसने अपने बाजू को हल्के से चुटकी काटकर देखा तो दर्द की टीस ने उसे यकीन हो गया कि वह सपने में नहीं, हकीकत में है। जिंदगी में उसने बहुत मुश्किलें देखी थी, मगर कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा जब उसकी शादी होगी और वह खुश नहीं होगी। उसकी शादी एक सौदे का हिस्सा थी। इसीलिए वह चाहकर भी अपने सजे हुए रूप की तारीफ नहीं कर पा रही थी और थके कदमों से जाकर बिस्तर पर बैठ गई। कुछ ही देर बाद एक नौकरानी उसे लेने आई। नीचे मंडप तैयार था और शादी की सारी तैयारियां थीं। वह धीरे धीरे कदमों से नीचे आई। कुछ ही समय बाद उसके नाम के साथ अर्जुन खन्ना का नाम जोड़ दिया गया। शादी एक लड़की की जिंदगी का ऐसा समय होता है जब वह एक साथ खुश भी होती है और उदास भी। उसे नई जिंदगी और नया जीवन साथी मिलने की खुशी होती है, लेकिन अपने मायके को छोड़ने का दुख भी होता है। प्रिया के दिल में तो खुशी नाम की कोई चीज नहीं थी। हाँ, दुख जरूर था। अपने घर को छोड़ने का नहीं, बल्कि अपने आप को एक सौदा बन जाने पर उसे बेख्तियार अपने पापा की याद आई। पता नहीं अमित ने पापा को समय पर खाना और दवाई दी होगी या नहीं। उन्होंने मेरे बारे में जरूर पूछा होगा। अमित ने पापा को क्या बताया होगा मेरे बारे में। यही सब सोच सोच कर प्रिया परेशान हो रही थी। पता नहीं आगे उसकी जिंदगी में क्या क्या होने वाला था। अर्जुन खन्ना सुबह उसे अपने साथ लाया था और अब फिर घर से चला गया था। वह पूरा दिन कमरे में बंद रही थी। दोपहर का खाना भी कमरे में भेज दिया गया था। शाम के समय एक नौकरानी उसके कमरे में कुछ सामान रख कर गई और कुछ देर बाद एक ब्यूटिशियन आई थी जो उसे तैयार करके चली गई। क्या वो वापस आकर उससे रिश्ता बनाएगा और फिर अपना मतलब निकाल कर उसे छोड़ देगा, या फिर उसे किसी गलत काम में इस्तेमाल करेगा, या फिर बाकी अमीरजादों की तरह सजाकर अपने बिजनेस पार्टनर्स के सामने पेश करेगा और अपने काम निकालेगा। इन सब सोचों ने प्रिया के दिमाग को जैसे चीर दिया। उसकी आने वाली जिंदगी का डर एक तलवार की तरह उसके सिर पर लटक रहा था और सिर्फ एक शख्स था जो उसे इस डर से बाहर निकाल सकता था। उसके सारे सवालों का जवाब देकर, और वो था अर्जुन खन्ना। लेकिन वह तो गायब था। प्रिया बिस्तर की टेक लगाकर आंखें मूंद गई। उसका दिमाग इतना थक चुका था कि कुछ सोच पाने की हालत में अब बिल्कुल भी नहीं था। प्रिया को नींद आने लगी तो उसने एक तकिया सीधा किया और बिना कपड़े बदले वहीं बिस्तर पर आधी लेटी हुई सी सो गई। कहते हैं जब थकावट हद से ज्यादा हो तो नींद कांटों के बिस्तर पर भी आ जाती है, और प्रिया को तो यहाँ एक नरम और मखमली बिस्तर मौजूद था। कुछ ही देर में वह गहरी नींद की आगोश में चली गई। रात के लगभग 2 बजे बज रहे थे जब अर्जुन खन्ना कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखें लाल हो रही थीं और चेहरे से ही थकावट साफ झलक रही थी। आंखें नींद से बोझिल हो रही थीं। कपड़े बदलने तक का उसे होश नहीं था। वह आगे बढ़ा और गिरने के अंदाज में एकदम बिस्तर पर लेट गया। लेकिन तभी एक लड़की की चीख से पूरा कमरा गूंज उठा। एक नाजुक नरम सा शरीर अर्जुन खन्ना के नीचे दबा हुआ था और निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी अर्जुन को याद आया कि अब उसकी बीवी भी है, जिससे आज ही शाम को उसकी शादी हुई है। वह झट से उठा और साइड टेबल का लैंप जलाया। प्रिया बिस्तर पर बैठी हुई थी और गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसने अपना हाथ सीने पर रखा हुआ था। अर्जुन ने ध्यान से उसकी ओर देखा। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई सी लग रही थी। प्रिया वही लड़की थी जिसकी खूबसूरती ने पहली ही नजर में उसे घायल कर दिया था। इस वक्त भी वह अपने रूप के सभी हथियारों से लैस लग रही थी और अर्जुन बस एकटक उसे देखता जा रहा था। आज उनकी शादी हुई थी
और यह उनकी शादी की पहली रात थी। लेकिन कितनी हैरत की बात थी कि अर्जुन काम में इस कदर व्यस्त हो गया था कि अपनी शादी और शादी की पहली रात को ही भूल चुका था। अब जब सामने दुल्हन बनी प्रिया को देखा, तो पता नहीं क्यों बेख्तियार दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। सारी थकान, सारी नींद एक पल में ही हवा होने लगी थी, लेकिन वो उसे छू नहीं सकता था। उसके साथ पति वाला रिश्ता नहीं बना सकता था। यह सोचकर ही पता नहीं उसे क्या हुआ कि वो उठकर एकदम से वॉशरूम में चला गया और फिर लौटकर अलमारी के सामने जाकर खड़ा हो गया, जबकि प्रिया उसकी हर हरकत को चुपचाप देख रही थी। वो चाहती थी कि खुलकर बात करे और इस रिश्ते की सच्चाई को समझे। वो इंतजार कर रही थी कि कब अर्जुन उसके पास आए और कब बात करने का मौका मिले। कुछ देर बाद अर्जुन उसके पास आकर बैठा तो प्रिया एकदम घबराकर जरा सा पीछे खिसक गई और फिर उसने घबराते हुए हाथ मरोड़ते हुए कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अर्जुन जानबूझकर उसकी तरफ देखने से बच रहा था और उसकी तरफ से ध्यान हटाने की खातिर अपने जेब से मोबाइल निकालकर उस पर कुछ स्क्रॉल करने लगा। उसे लग रहा था कि अगर उसने नजरें मिलाई तो फिर से वह उसकी तरफ खींचने लगेगा। लेकिन प्रिया की बात सुनकर उसने उसकी तरफ देखा और फिर धीरे से उसके करीब आया। उसे कंधों से पकड़ा ही था कि प्रिया के पूरे वजूद में एक करंट सा दौड़ चुका था। यानी इस सौदे की शादी में भी अर्जुन उससे अपना हक वसूल करना चाहता है। यह सोचकर ही प्रिया को रोना आया था। बड़ी-बड़ी आंखों से आंसू बहने लगे। वो प्रिया के चेहरे को ध्यान से देख रहा था कि तभी प्रिया ने पलकें झुका लीं और उसकी आंखों से आंसू और भी तेजी से बहने लगे। प्लीज़ मेरे पास मत आइए। मैं आपकी एक-एक पाई चुका दूँगी। आपको बोला था ना मैंने। अर्जुन ने हैरानी से उसकी ओर देखा। प्रिया का भरोसा जीतना इतना आसान नहीं था। उसने झट से उसके कंधों को छोड़ दिया था। ठीक है, तुम मेरे पैसे लौटाने के लिए क्या करोगी? जानती भी हो, पूरे 5 लाख रुपए हैं। मेरे लिए ये रकम कुछ भी नहीं, लेकिन शायद तुम्हारे लिए बहुत बड़ी है। कहाँ से लाऊंगी इतने सारे पैसे? अर्जुन ने उसकी तरफ देखकर एक भट्ठाते हुए पूछा। वो जानना चाहता था कि प्रिया के इरादे क्या हैं। मैं कुछ भी कर लूंगी, मगर आपके पैसे मैं लौटा दूंगी। अगर आप मुझे घर से बाहर जाकर काम करने की इजाज़त दें, तो मैं जल्दी ही आपके पैसे चुका दूंगी। चाहे मुझे डबल शिफ्ट क्यों ना करनी पड़े। प्रिया धीरे से बोल रही थी, जबकि अर्जुन दिल ही दिल उसके जवाब से काफ़ी प्रभावित हुआ था। ठीक है, आज से तुम इसी घर में रहोगी और काम करोगी। घर के सारे नौकरों पर नज़र रखना, घर का हिसाब-किताब करना, अब तुम्हारी ज़िम्मेदारी होगी और इसके लिए मैं तुम्हें हर महीने सैलरी दिया करूँगा। जब तुम्हारे 5 लाख पूरे हो जाएँगे, तब तुम इस घर से जा सकती हो। ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी उस दिन ख़त्म हो जाएगी। अर्जुन ने बहुत ही मुलायम लहजे में प्रिया के चेहरे को नज़रों में भरते हुए कहा। प्रिया ने उसकी बात समझते हुए सिर हिला दिया और अपनी पूरी रजामंदी दे दी। अर्जुन कुछ देर उसे खामोशी से देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर कमरे से बाहर निकलता चला गया। कुछ समय बाद वो दोबारा कमरे में लौटा। उसके हाथ में कॉफ़ी के 2 कप थे। मैं तुम्हारे साथ कुछ बातें साफ करना चाहता था, मगर साथ ही नींद भी बहुत आ रही थी, तो सोचा कॉफ़ी बना दूँ ताकि बात भी हो जाए और नींद भी थोड़ी दूर हो जाए। अर्जुन की बात सुनकर प्रिया ने हैरानी से उसकी ओर देखा मगर कुछ नहीं बोली और चुपचाप उसके हाथ से 1 कप कॉफ़ी का ले लिया। अर्जुन उसके सामने बैठ गया और उसकी मोहक सूरत को नज़रों के घेरे में लेते हुए बोला, देखो प्रिया, इस घर में मेरी एक दादी है। मेरे माँ-बाप बहुत पहले मर चुके हैं। मुझे मेरी दादी ने ही पाला है। उन्हीं की बदौलत मैं इस लायक बना कि अपने पापा का बिज़नेस सँभाल सकूँ। मैं दादी से बहुत प्यार करता हूँ। बस इतना कहना है कि तुम्हारे होने से उन्हें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। प्रिया ने अर्जुन की बात सुनकर सहमति में सिर हिला दिया। हालाँकि वो उसकी बात पूरी तरह समझी नहीं थी। जब भी एक सौदे की शादी थी तो देर-सवेर उसे ख़त्म हो जाना था। तो फिर आखिर उसे क्या ज़रूरत थी कि वो उसकी दादी का ख़्याल रखती या ना रखती? मगर उसे इस घर में नौकरों की निगरानी करनी थी और उन्हीं के साथ नौकरों की तरह काम भी करना था। इसीलिए उसने कोई सवाल-जवाब नहीं किए और इस बात को भी अपनी ड्यूटी समझते हुए सिर हिला दिया। उसकी इतनी आज्ञाकारिता देखकर अर्जुन मुस्कुरा दिया और फिर कहने लगा, इस घर में किसी को भी यह नहीं पता चलना चाहिए कि हमारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। जैसे ही यह समझौता पूरा होगा,
हम यह रिश्ता खत्म कर देंगे और तुम आज़ाद। इसी वजह से हमें एक ही कमरे में पति-पत्नी की तरह भी रहना होगा। मैं तुम्हारी मर्ज़ी के खिलाफ कभी भी तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। लेकिन हमें एक ही कमरे में रहना होगा, ताकि किसी को हमारे रिश्ते की सच्चाई का अंदाज़ा ना हो। क्या तुम मेरी बात समझ रही हो? प्रिया के लिए ये सब करना आसान नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अर्जुन के साथ एक ही कमरे में कैसे रह पाएगी। मगर इनकार की भी कोई स्थिति नहीं थी। इसीलिए चुपचाप सहमति में सिर हिला दिया। क्या तुम भी कुछ कहना चाहती हो? इस रिश्ते को निभाने के लिए क्या तुम्हारी कोई शर्त है? अर्जुन ने पूछा तो प्रिया ने ना में सिर हिला दिया। प्रिया के लिए इतना ही बहुत था कि उसकी इज्जत इस घर में महफूज थी। अर्जुन ने उससे कोई शारीरिक रिश्ता बनाने की जबरदस्ती नहीं की थी। ये बात ही उसके लिए बहुत बड़ी थी। उसे अपना कर्ज चुकाने का मौका मिल रहा था और वो इस जबरदस्ती के रिश्ते से बाहर निकल सकती थी। अगर अर्जुन उसे वापस भेजने से इनकार कर देता, तब भी वह क्या कर सकती थी? आखिर वो 5 लाख के बदले इस घर में लाई गई थी। अब वो उसके सामने अपनी कोई भी शर्त रखना नहीं चाहती थी। उसकी यह चुप्पी और सहमति अर्जुन को उस समय ज़रा भी अच्छी नहीं लगी। मगर फिर वह चुपचाप उठकर सोफे पर जाकर लेट गया। उसका इरादा तो प्रिया से और बातें करने का था। वो उसके चेहरे को और निहारना चाहता था। मगर जब प्रिया ने ही बात खत्म कर दी, तो उसे भी चुपचाप हटना पड़ा। सुबह अर्जुन की आंख पीठ में उठती, दर्द की तेज लहर की वजह से खुली। रात भर सोफे पर सोने के कारण उसकी कमर अकड़ चुकी थी। वो कराहते हुए उठा और बिस्तर की ओर देखा, मगर प्रिया वहां नहीं थी कि तभी वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आई। तो वह थोड़ा सा सीधा होकर बैठ गया। तभी दरवाजा खुला और प्रिया बाहर निकली। प्रिया को देखकर अर्जुन को जोर का झटका लगा। प्रिया के कपड़े इतने अजीब थे कि वह खुद को रोक नहीं सका और जोर से हंस पड़ा। उसने अपनी शादी के जोड़े वाले जरीदार दुपट्टे को कुछ इस अजीब अंदाज में लपेट रखा था, जैसे किसी ने एक ही दुपट्टे से साड़ी बनाने की कोशिश की हो। हाँ, ये ब्लाउज लहंगे वाला ही पहना हुआ था। अर्जुन हंसी से लोटपोट हो गया और प्रिया के पास आकर खड़ा हो गया। वो बहुत ही कंफ्यूज हो चुकी थी और फिर शर्मिंदा होकर निगाहें झुकाकर खड़ी हो गई। ये तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? मैंने आज तक किसी लड़की को ऐसे कपड़ों में नहीं देखा, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। अर्जुन को इस तरह हंसता देखकर प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, मेरे पास शादी के जोड़े के अलावा दूसरा कोई कपड़ा नहीं था और जो कपड़े आप मुझे कल देकर गए थे, इस कमरे में वह भी नहीं थे। जब मैं नहाने गई, तब मुझे ध्यान आया कि लहंगा पहनकर तो कमरे से बाहर नहीं निकल सकती। अब आपको नींद से जगाना भी मुझे अच्छा नहीं लगा। उसकी ये बात सुनकर अर्जुन को शर्मिंदगी महसूस हुई। माफ करना प्रिया, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं रहा कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं होंगे। ऐसा करो, अलमारी में से कोई भी मेरी शर्ट और ट्राउजर पहन लो। मैं आज तुम्हारे लिए कपड़े मंगवा देता हूँ और फिर तुम खुद शॉपिंग पर जाकर जो चाहे खरीद लेना। अर्जुन ने बड़े ही खुले दिल से यह बात कही थी। उसकी आंखों से बहते आंसू देखकर वह बेचैन था। वो आगे बढ़ा और प्रिया की आंखों से आंसू पोंछने लगा। उसकी भीगी हुई आंखें बेहद हसीन लग रही थी और अर्जुन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसका दिल किया कि आगे बढ़कर अपने होंठ प्रिया की पलकों पर रख दे, मगर उसने खुद पर काबू रखा। प्रिया के चेहरे को छूते ही उसके अंदर एक करंट सा दौड़ गया। दोनों कई पल तक एक दूसरे की आंखों में खोए रहे। यह लम्हे बहुत ही खूबसूरत थे, मगर दोनों को अपने हालात का एहसास था। इसीलिए प्रिया पीछे हट गई और अर्जुन भी लंबी सांस लेते हुए वॉशरूम में चला गया। उसे खुद को संभालने के लिए वक्त चाहिए था और यही हाल प्रिया का भी था। वो वहीं खड़ी गहरी-गहरी सांसें लेती रही और फिर अलमारी की ओर बढ़ गई। सामने अर्जुन के कपड़े लटके हुए थे, मगर वे इतने लंबे थे कि प्रिया उनमें पूरी तरह छिप जाती। फिर प्रिया वहीं ट्राउजर और शर्ट उठाए लाई, जो कल अर्जुन ने उसे पहनने के लिए दी थी। लेकिन उसने पहनी नहीं थी और नौकरानी ने उसे उठाकर वापस अलमारी में रख दिया था। वो ड्रेसिंग रूम में गई और जैसे-तैसे करके अर्जुन का ट्राउजर और शर्ट पहनकर बाहर निकल आई। इन ढीले-ढाले कपड़ों में प्रिया का नाजुक जिस्म जैसे कहीं छुप सा गया था। उसने बाजुओं को कोहनी पर फोल्ड कर रखा था और एक बेल्ट की मदद से शर्ट को कमर पर कसकर बांध रखा था। उसका नाजुक रूप इस बेढंगे कपड़ों में भी बेहद खूबसूरत लग रहा था। जब अर्जुन ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। हल्की व्हाइट कॉटन की शर्ट,
जो उसके वजूद की खूबसूरती को और भी उभार रही थी। उसकी ब्लैक स्ट्रिप वाइट शर्ट के आर-पार साफ दिखाई दे रही थी और जब अनजाने ही उसकी नज़र प्रिया की धड़कनों पर ठहरी, तो उसका दिल 120 की रफ्तार से धड़कने लगा। उसका जी चाहा कि सब कुछ भूलकर प्रिया को अपनी बाहों में भर ले, उसकी खूबसूरत धड़कनों को महसूस करे, उसकी नाजुकता में डूब जाए, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। प्रिया उसकी नज़रों से बुरी तरह परेशान हो रही थी और फिर बेमतलब ही ड्रेसिंग टेबल पर रखा सामान इधर-उधर सेट करने लगी। अर्जुन के लिए उसे नज़रअंदाज करना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी उसने खुद पर काबू रखा और कदम बाहर की ओर बढ़ाए कि तभी पीछे से उसे प्रिया की आवाज़ सुनाई दी। मुझे एक बार अपने पापा से मिलना है। अर्जुन के कदम एक पल के लिए रुक गए। उसने मुड़कर प्रिया की ओर देखा। तुम्हारे पापा इस वक्त एक अस्पताल में एडमिट हैं और उनका इलाज चल रहा है। भगवान ने चाहा तो वह जल्दी ही ठीक हो जाएंगे हॉस्पिटल में। लेकिन पापा तो घर पर थे ना, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? वो एकदम घबराकर अर्जुन के सामने आकर खड़ी हो गई। रिलैक्स, वो बिल्कुल ठीक है। कल पूरा दिन मैं इसी भागदौड़ में लगा रहा। अंकल जी की तबीयत बिगड़ने लगी थी तो मैं उन्हें लेकर अस्पताल चला गया था। अमित को तो मैं एक ही नज़र में पहचान गया था कि वह कैसा इंसान है। कल पूरा दिन वह घर नहीं आया था और इसी दौरान अंकल जी की तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ गई थी। मैंने उन्हें एक अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है और डॉक्टर उम्मीद दिला रहे हैं कि वह जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। और प्रिया की आंखों में आंसू चमकने लगे थे। यह इंसान तो उसकी उम्मीदों से भी बढ़कर अच्छा निकला। वो उसका यह एहसान कैसे चुकाएंगे? शाम तक प्रिया कमरे में ही रही थी। घर के नौकर अभी तक हैरान थे कि उनका वह बॉस, जो शादी के नाम से चिढ़ता था, अब अचानक एक पत्नी लेकर आ गया था और जो कमरे से बाहर भी नहीं निकल रही थी। सब नौकर प्रिया को देखने के लिए बुरी तरह बेताब थे, जो उनके बॉस की पत्नी बनी थी। मगर प्रिया ने जो कपड़े पहन रखे थे, उनमें वह कभी भी बाहर नहीं आ सकती थी। अर्जुन बाहर से लौटकर आया तो उसके हाथों में ढेर सारे शॉपिंग बैग थे, जिनमें प्रिया के लिए कपड़े, जूते, कॉस्मेटिक्स और बाकी ज़रूरत की सारी चीज़ें थीं। अर्जुन ने सारा सामान प्रिया की ओर बढ़ा दिया और जब प्रिया ने सामान बाहर निकाला, तो उसमें मौजूद लेडी सामान देखकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया, जबकि अर्जुन एक होंठ दांतों से दबाते हुए उसकी ओर शरारत से देख रहा था। ये क्या बदतमीज़ी है अर्जुन? आपको ये सब लाने की क्या ज़रूरत थी? उसने जल्दी-जल्दी सारा सामान वापस बैग में डाला और लाल चेहरा लिए अर्जुन की तरफ से पीठ करके खड़ी हो गई। उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगा था। अर्जुन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। क्यों? क्यों ज़रूरत नहीं थी? पत्नी हो तुम मेरी। तुम्हारी चीज़ों का ख़्याल मैं नहीं रखूँगा तो कौन रखेगा? वैसे साइज़ वग़ैरह तो मुझे पता नहीं था, लेकिन कल से तुम्हें देखने के बाद मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था। वो उसके खूबसूरत नाजुक वजूद को बड़ी ही गहरी नज़रों से निहारा था और उसकी नज़रों की तपिश महसूस करते हुए प्रिया ने जल्दी से अपने सीने पर हाथ रख लिए थे। आप बहुत बेशर्म हैं। वो ज़ोर से हंस पड़ा। तुमने बेशर्मी दिखाने का मौका ही नहीं दिया। मैं तो इससे भी ज़्यादा बेशर्म हूँ। वैसे तुम चाहो तो तुम्हारी अनुमति से मैं तुम्हें बेशर्मी दिखा सकता हूँ। 2 कदम आगे बढ़ते हुए उसने प्रिया के कान में सरगोशी की थी और साथ ही उसके कान की लौ को हल्के से अपने लबों से छू गया था और प्रिया का दिल धड़क उठा। उसे हल्का-सा धक्का देते हुए सारा सामान उठाकर वो ड्रेसिंग रूम के अंदर भाग गई थी और फिर गहरी-गहरी सांसें लेने लगी। पीछे से उसे अर्जुन की आवाज़ आई थी। अच्छा सुनो, ब्लू वाला सूट पहनना तुम पर अच्छा लगेगा। उसने डार्क ब्लू कलर का सूट निकाला, जिस पर हल्का मोतियों का काम किया गया था। बहुत खूबसूरत था। कपड़े पहनने से पहले जब उसने अपनी पर्सनल चीज़ें पहनी, तो उसके लबों पर एक हल्की-सी मुस्कान आई थी। साइज़ उसे एकदम फिट बैठा था। कितने घाघ हैं अर्जुन, नज़रों ही नज़रों में मेरा साइज़ भी पता कर लिया। एक हल्की-सी शर्मीली मुस्कान प्रिया के होठों को छू रही थी, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा उदास हो गया। मुझे अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। मैं सिर्फ़ एक सौदे के लिए लाई गई हूँ। जैसे ही कर्ज़ उतर जाएगा, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मुझे अर्जुन के लिए अपने दिल में कोई जज़्बात नहीं पालने चाहिए और अर्जुन की इन बातों को मुझे सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वो तो एक मर्द है। जब सामने खूबसूरत जवान लड़की मौजूद होगी, तो कौन मर्द होगा, जो अपने जज़्बातों पर काबू रख सके? वह भी तब जब सामने वाली लड़की उसके साथ एक जायज़ रिश्ते में बंधी हो। मुझे पता है अर्जुन मुझे पाना चाहता है। मेरे वजूद से अपनी प्यास बुझाना चाहता है
एंड अगर अगर ऐसा ना होता तो वो मुझे पैसों के बदले अपने घर लेकर ना आता। मुझे खुद को मजबूत बनाना होगा, अपनी इज्जत को बचाकर रखना होगा। जज्बातों में बहकर अगर मैं कोई गलती कर बैठी तो अर्जुन का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। कुछ रातों तक मुझे अपने बिस्तर की शोभा बनाने के बाद वह मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा और फिर उसके बाद मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आखिर मैं हूँ ही क्या? मेरी हैसियत क्या है? अर्जुन की नरम तबीयत की वजह से उसके दिल में अर्जुन के लिए जो भाव पनपने लगे थे, उन्हें उसने थपक-थपक कर सुला दिया और फिर कपड़े पहनकर बाहर आ गई। जहाँ अर्जुन बेड पर कुछ ज्वेलरी बॉक्स खोले बैठा था, प्रिया हैरान रह गई। "ये सब क्या है अर्जुन? अब तुम सोनी कलाइयाँ लेकर तो नहीं घूमोगी ना?" प्रिया ने एक नज़र उस सामान पर डाली और फिर संजीदगी से अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, "मैं यह सारा सामान नहीं ले सकती। आप कपड़े वगैरह ले आए, यही काफ़ी है। बल्कि ऐसा करना, यह भी मेरे हिसाब में लिख देना, मैं आपका कोई भी उधार बाकी नहीं रखना चाहती।" अर्जुन के उस पर बहुत ज़्यादा एहसान थे और वह इससे ज़्यादा एहसान लेना नहीं चाहती थी। प्रिया की बात सुनकर अर्जुन ने गंभीरता से उसकी ओर देखा। "इन सब का पैसा मैं तुमसे नहीं लूँगा। तुम मेरी बीवी का किरदार निभा रही हो, तो तुम्हें उसी तरह रहना होगा जैसे मेरी असली बीवी रहती। हमें और तुम्हें यह बात मालूम है कि तुम मेरा कर्ज चुकाने के लिए इस घर में हो, मगर बाहर के नौकरों को यही लगता है कि तुम मेरी बीवी हो, जिससे मुझे दीवाना-बार प्यार हो गया है। अब अगर तुम इस तरह के हुलिये में बाहर जाओगी तो सबको शक हो जाएगा और वे लोग जाकर दादी को सब कुछ सच बता देंगे, जबकि मैं नहीं चाहता कि दादी को हमारे रिश्ते की सच्चाई का पता चले। वे रिश्तों को लेकर बहुत संवेदनशील है और इस मामले में मुझे भी कोई छूट नहीं देती। इसीलिए हमारे लिए मुश्किल पैदा मत करो और जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, उसे चुपचाप अपना लो।" अर्जुन कहकर कमरे में पड़े सोफे पर जाकर बैठ गया और मोबाइल में व्यस्त हो गया। जबकि प्रिया ने अर्जुन की दी हुई ज्वेलरी में से सोने की चूड़ियां और गले में एक मंगलसूत्र पहन लिया। बाकी सारे बॉक्स उठाकर उसने अलमारी में रख दिए थे। इस बार अर्जुन ने भी उससे ज्यादा बहस नहीं की थी। वह कमरे से बाहर निकल आई। सामने से जाती हुई एक नौकरानी ने उसे देखकर पूछा कि उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं, तो प्रिया ने ना में सर हिला दिया और उससे दादी के कमरे के बारे में पूछने लगी। अब जब वह इस नाटक का हिस्सा बन ही चुकी थी तो वह इसे पूरी सच्चाई से निभाना चाहती थी। दादी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देकर वह अंदर चली आई। सामने दादी कौच पर अर्ध लेटी थी। एक नौकरानी उनके लिए चाय कप में डाल रही थी। प्रिया को तो लगा था कि अर्जुन की दादी कोई बूढ़ी सी औरत होंगी, लेकिन सामने जो औरत थी वह इतनी बूढ़ी नहीं थी, काफी स्वस्थ और जवान दिख रही थी। प्रिया आगे बढ़ी और दादी के पैर छूते हुए बोली, "प्रणाम दादी माँ।" दादी ने ध्यान से उसकी ओर देखा, तो फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुरा दी। "जीती रहो, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। अब मुझे समझ आया कि अर्जुन ने तुम्हें कमरे में छिपाकर क्यों रखा था। उसे डर लग रहा होगा कि कहीं उसकी खूबसूरत सी बीवी को किसी की नज़र ना लग जाए। मैं कह कहकर थक गई कि मुझे बहू से मिलवा दे, बहू से मिलवा दे। लेकिन वो मेरी बात को बार-बार टालता रहा। इतनी खूबसूरत बहू देखकर दादी भी खुश हुई थी। इसलिए उन्होंने प्रिया को ढेरों आशीर्वाद दे दिया। प्रिया की जिंदगी में ऐसा कोई नहीं था जो उसे इस तरह आशीर्वाद देता। दादी की बातें सुनकर उसकी आंखें भीग गईं, मगर उसने किसी तरह आंसुओं को रोक लिया था और फिर दादी से अपना परिचय देने के बाद हल्की-फुल्की बातें करने लगी। दादी उम्र में भले उससे कई गुना बड़ी थी, मगर उनका मिजाज बहुत चुलबुला था। बात पर मजाक करना जैसे उनकी आदत थी। प्रिया भी खुशमिजाज थी, इसलिए वह जल्दी ही दादी से घुल मिल गई और फिर दोनों बातों में मग्न हो गई। तभी कमरे में प्रवेश करता हुआ अर्जुन यह दृश्य देख रहा था। उसने दिल ही दिल में इस रिश्ते के बने रहने की दुआ की और खुद भी गला खाटते हुए कमरे में आ गया, जहां दादी अब गुस्से में बैठी थी। उन्होंने तुरंत अर्जुन का कान पकड़ लिया और डांटने लगी कि आखिर उसने उनकी गैर मौजूदगी में शादी कैसे कर ली। ना कोई ढोल धमाका, ना किसी रिश्तेदार या दोस्त को बुलावा। बस लड़का लड़की ने आपस में फैसला किया और शादी कर ली। काफी देर बाद जब दादी का गुस्सा शांत हुआ, तो उन्होंने अर्जुन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, "भले तुमने मुझसे पूछे बिना शादी की है, लेकिन दुल्हन बहुत प्यारी लाए हो। इसका हमेशा ख्याल रखना और कभी इसका दिल मत दुखाना।" दादी अर्जुन का हाथ पकड़कर उसे प्यार से समझा रही थी।
वो धड़कते दिल के साथ अर्जुन को दादी से बातें करते हुए सुन रही थी। वो दादी के सामने प्रिया का ख़्याल रखने के वादे कर रहा था, जबकि प्रिया को यह सब झूठ लग रहा था। जल्दी ही तो उनका रिश्ता टूट जाने वाला था। उसने दुःख भरी नज़रों से अर्जुन की ओर देखा था, मगर अब वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। वो गहरी चंचल नज़रें, जो कुछ देर पहले उसी पर जमी थीं, अब पूरी तरह दादी पर थी। वो अपनी चमकती आँखों से दादी को ही देख रहा था, आँखों में ढेर सारी मोहब्बत और सम्मान लिए हुए। बेखुदी में प्रिया के दिल में यह तमन्ना जागी, काश इन आँखों में मेरे लिए भी ऐसी ही मोहब्बत हो। कुछ भी हो, अर्जुन बहुत ख़्याल रखने वाला और चाहने वाला पति था, और ऐसा पति तो हर लड़की चाहती है। ना चाहते हुए भी प्रिया अपने दिल में अर्जुन के लिए एक जगह बनते हुए महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद सब लोग डाइनिंग हॉल की तरफ चले गए, जहाँ दादी ने प्रिया के स्वागत में तरह-तरह के पकवान बनाए थे। धीरे-धीरे दादी और प्रिया की गहरी दोस्ती हो गई। दिन में प्रिया सभी नौकरों से अपनी निगरानी में काम करवाती, दादी के लिए उनके मनपसंद खाने बनाती और कभी-कभी अर्जुन के लिए भी उसकी पसंद की डिश बना देती। अर्जुन और दादी के सारे काम वह अपने हाथों से करती। दादी उसे बहुत प्यार करने लगी थी। प्रिया को भी दादी से बहुत दिली लगाव हो गया था। और फिर एक दिन ऐसा आया जब उसे एहसास हो गया कि दादी के साथ-साथ वह अर्जुन से भी मोहब्बत करने लगी है। उस दिन वह बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, क्योंकि आज उसने दादी और अर्जुन के कपड़े धोए थे। दादी के पैरों की मालिश की थी, उनके बालों में तेल लगाया था और उनके लिए खाना भी बनाया था। अर्जुन के लिए भी एक चॉकलेट केक बनाया था। ये सब काम करके जब वह कमरे में आई तो उसने अर्जुन की शर्ट इस्त्री करके अलमारी में सलीके से टांगना शुरू कर दिया। आखिरी शर्ट को टांगने लगी तो अचानक अर्जुन की उसी टी-शर्ट पर नज़र पड़ी, जो वह रात को पहनकर सोया था और अब हैंगर में लटक रही थी। बेख्याली में उसने वो टी-शर्ट उठाकर अपने हाथों में थाम ली और फिर वो टी-शर्ट अपने ऊपर फैलाकर एक बाजू को पकड़कर सूंघा और फिर टी-शर्ट को अपने होठों से छूते हुए अलमारी में वापस रख दिया। यह एक अनजाने में हुई हरकत थी, मगर उसी पल उसे एहसास हो गया कि वह अर्जुन की मोहब्बत में डूब चुकी है। इस एहसास के साथ उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सारा दिन उदास रही, यह सोचकर कि जैसे ही कर्ज उतर जाएगा, वो यहाँ से चली जाएगी। और इसी सिलसिले में रात को उसने अर्जुन से पूछा, "आपने मेरी मंथली सैलरी कितनी तय की है?" उसे यहाँ रहते हुए करीब 2 महीने हो चुके थे। इन 2 महीनों में वह अपने पापा से भी जाकर मिलाई थी। उसके पापा अब पहले से काफ़ी ठीक हो गए थे। बैसाखी के सहारे चलने भी लगे थे। अपने छोटे-मोटे काम भी खुद कर लिया करते थे। अर्जुन ने उन्हें किराने की दुकान कर दी थी, जिस पर रमेश जी बैठने लगे थे। अमित का तो कुछ पता ही नहीं था कि वह कहाँ चला गया। बस उसने एक खत छोड़ा था कि वह अपने दोस्त के साथ दुबई जा रहा है पैसे कमाने। उसका सवाल सुनकर अर्जुन के चेहरे की मुस्कान भी फीकी पड़ गई थी। "तुम्हें कितनी चाहिए?" अर्जुन ने आईब्रो उठाते हुए उससे पूछा। उसके चेहरे की फीकी मुस्कान को प्रिया भी देख चुकी थी। जितनी किसी नौकर की होती है, यह कहते हुए उसे बहुत तकलीफ हुई थी। वो पूरी दुनिया के सामने नौकर बनकर रह सकती थी, लेकिन अर्जुन के सामने नौकर बनना उसे बहुत दुख दे रहा था और इस ख़्याल से ही उसकी आँखें भीगने लगी थीं। अर्जुन ये सब देख रहा था। वो प्रिया की ओर बढ़ा। प्रिया जब अपने आँसू न रोक सकी तो उसने मुँह मोड़ लिया। अर्जुन बिल्कुल उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और उसके दोनों कंधों को पकड़कर उसका रुख अपनी ओर कर लिया। एक आँसू उसकी आँख से गिरा और गाल पर आकर ठहर गया, जिसे अर्जुन ने अपने होठों से चूम लिया। अर्जुन के होंठ अपने गाल पर महसूस करते ही प्रिया की जैसे सांसें रुक गईं। उसके शरीर में एक सेंध दौड़ गई। दोनों बेसुध होकर एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, प्रिया के कंधों को थामे। अर्जुन थोड़ा-सा उसके करीब हुआ और उसकी आंखों में झाँकने लगा और फिर अचानक झुकते हुए उसने प्रिया के होठों पर अपने होठ रख दिए और खुद को सुकून देने लगा। ना जाने कितनी देर तक वो उसके होठों पर झुका रहा। यह पल इतने हसीन थे कि अर्जुन का दिल कर रहा था, वक्त यहीं थम जाए। काफ़ी देर गुज़र जाने के बाद जब अर्जुन पीछे हटा तो प्रिया का चेहरा लाल हो चुका था। वो गहरे-गहरे साँस ले रही थी। उसका यह रूप अर्जुन के दिल में उतरता जा रहा था। वह प्रिया को अपने बाहों के घेरे में लिए उसके सिर पर अपने हंठ रखते हुए कहने लगा, "आज के बाद मत रोना। तुम्हारी आँखों के आँसू मुझे तकलीफ देते हैं।
तुम जितनी कहोगी उतनी सैलरी तय कर दी जाएगी। बस मैं तुम्हारी आँखों में आँसू ना देखूँ। मुझे लगता है जैसे इन आँसुओं के साथ मेरा दिल भी डूब जाएगा। अपनी बाहों के घेरे में प्रिया को लिए वह उसके कान में सुकून घोल रहा था, जबकि वह स्तब्ध थी। अर्जुन ये सब क्यों कह रहा था? क्या वो भी उससे प्यार करने लगा था? इन ख़यालों से प्रिया के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। मगर जब उसे अपनी हैसियत याद आई, तो यह खुशी ज़्यादा देर तक टिक ना सकी। वो कैसे अर्जुन के साथ खुश रह सकती थी या रिश्ता बना सकती थी जब वो इस घर में उसकी बीवी की तरह सिर्फ एक सौदे का हिस्सा बनकर आई थी। यह हकीकत वह अच्छे से जानती थी। एक पल लगा उसे हकीकत की दुनिया में लौटने में। वह अर्जुन के बाहों से खुद को अलग करती हुई कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई और वहां काफी देर तक आंसू बहाती रही। प्रिया के इस तरह चले जाने पर अर्जुन ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भी लीं। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वह खुद पर काबू क्यों नहीं रख पाता। अभी तक तो प्रिया का दिल भी नहीं जीता था और वह उसके जिस्मों पर हक जताने लगा था। वो कमरे से बाहर निकल गया। प्रिया जब वापस आई तो कमरा खाली था। वह बहुत उदास हो गई, मगर यह वक्त दादी को दवाई देने का था, इसीलिए उनके कमरे में चली गई। रात को जब वह वापस कमरे में आई तो अर्जुन ने उसके सामने एक चेक रख दिया। कहने लगा, तुम्हारी सैलरी मैंने 50,000 रुपये तय की है। मेरा कर्ज 5 लाख था, जिसमें से 1 लाख चुका दिया गया है। अब 4 लाख बाकी है। मेरा यह कर्ज उतारने के लिए तुम्हें 8 महीने यहाँ काम करना होगा। अर्जुन उसकी 1 महीने की सैलरी 2.5 लाख भी तय कर सकता था और 2 महीने की सैलरी में ही 5 लाख दिखाकर उसके सिर से यह बोझ हटा सकता था। मगर उसे मालूम था, जैसे ही प्रिया को कर्ज खत्म होने की खबर मिलेगी, वो यहाँ से चली जाएगी। जबकि अर्जुन को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाने के लिए कुछ वक्त चाहिए था। इसीलिए दिल पर पत्थर रखकर उसने प्रिया को चेक पकड़ाया। प्रिया तो 50,000 की सैलरी सुनकर बहुत खुश हो गई थी। वह कहीं भी काम करती, लेकिन 50,000 उसे कहीं भी मिलने वाले नहीं थे। ऐसे में बहुत कम वक्त में उसका कर्ज उतर सकता था। जबकि उसके चेहरे पर फैली हुई इस खुशी को अर्जुन देख चुका था और मन ही मन उदास हो गया। शायद प्रिया भी जल्द से जल्द उससे छुटकारा पाना चाहती है और यहाँ से जाना चाहती थी। प्रिया बेड पर लेटी हुई थी और उसने अपनी आंखों पर हाथ रखा हुआ था। अर्जुन भी उसके बराबर बेड पर लेटा हुआ था। उसने पहले दिन ही अर्जुन से कह दिया था कि वह सोफे पर सो जाएगी। अर्जुन बेड पर आराम से सो सकता है, मगर वह भी जानता था कि कमरे में मौजूद सोफा ऐसा नहीं था जिस पर चैन से सोया जा सके। इसीलिए अर्जुन ने भी शर्त रखी कि दोनों बेड पर ही सोएंगे, लेकिन एक दूसरे से दूरी बनाकर, ताकि दोनों को सुकून की नींद आए। प्रिया ने उसकी बात मान ली। अर्जुन उसके पास आकर लेट गया। अर्जुन को वह बहुत उदास लग रही थी, मगर वह चाहते हुए भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। जबकि प्रिया अपनी आंखों पर बांह रखे अपनी बीती जिंदगी के बारे में सोच रही थी। पता नहीं अमित कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। काश वो अर्जुन को किसी और हालात में मिली होती। ऊपर वाले ने अर्जुन को उसकी किस्मत में तो लिखा था, मगर इस तरह कि वह कभी उसके सामने सर उठाकर नहीं जी सकती थी। इन्हीं बातों को सोचते हुए प्रिया सो गई थी, जबकि इससे बेखबर अर्जुन इसी ख्याल में डूबा हुआ था कि काश प्रिया उसे किसी और वक्त मिली होती। अमित उसका भाई ना होता तब वह पूरे सम्मान से उसका हाथ मांगता, धूमधाम से शादी करता और प्रिया को रुखसत करके अपने घर ले आता। प्रिया को देखते ही वह उससे मोहब्बत करने लगा था, मगर हालात उस वक्त ऐसे थे कि वहां रुककर वह प्रिया का रिश्ता नहीं मांग सकता था। एंड इसीलिए उसे उस वक्त जो सही लगा, उसने वही किया। मगर अब वो प्रिया के दिल से यह बात नहीं निकाल सकता था कि वह उसका खरीदार है। वो चाहता था कि प्रिया इस बात को भुला दे, मगर प्रिया की खुददारी उसे इस बात की इजाज़त नहीं दे रही थी। अभी तक उसे प्रिया के जज़्बात का भी पता नहीं था कि वो उसके बारे में क्या सोचती है। दोनों ही अपने-अपने दिल में दर्द छुपाए बस यही सोच रहे थे, काश! हम एक-दूसरे से किसी और हालात में मिले होते। रात का ना जाने कौन-सा पहर था, जब प्रिया को एहसास हुआ कि कोई उसके बेहद करीब है। झट से उसने अपनी आँखें खोल दीं। अर्जुन आँखों में मदहोशी के रंग लिए उसके ऊपर झुका हुआ था। एकदम धक्का देते हुए वह उठ बैठी।
अर्जुन जो आज बुरी तरह बेचैन था एंड अब उसे निहारते हुए अंदर ही अंदर मदहोश हो रहा था। मगर प्रिया और इसी मदहोशी में उसके बेहद करीब आ गया था। अब उसका यह रिएक्शन देखकर वो हैरान हुआ था। ये आप क्या कर रहे हैं? आप अपना वादा भूल रहे हैं। अर्जुन जी, मैं आपको एक अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन आप भी हवस-परस्त निकले। मौका पाते ही मेरा वजूद पाने के लिए मेरे करीब आ गए। आँखों के आँसू पोंछते हुए बोली और आज पहली बार अर्जुन को गुस्सा आया था। उसने प्रिया को बाजू से पकड़कर झंझोड़ कर रख दिया। पत्नी हो मेरी, जब चाहूँ जैसे चाहूँ तुमसे अपना हक वसूल सकता हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करना नहीं चाहता। लेकिन आज तुमने मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। वो गुस्से से रूम के बाहर निकल गया और प्रिया को एहसास हुआ कि उसने कुछ ज़्यादा ही गलत बोल दिया था। अगले दिन वह नज़रें झुकाए अर्जुन के सामने खड़ी थी। माफ़ कर दीजिए, रात मैंने आपको कुछ ज़्यादा ही सुना दिया। उसकी आवाज़ में पछतावे की नमी थी, मगर अर्जुन का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। चेहरा सख्त और नज़रें तीखी। प्रिया ने होंठ भी फिर थोड़ी हिम्मत करके बोली, अर्जुन जी, अब आप कुछ ज़्यादा ही नखरे दिखा रहे हैं। अगर आपने मुझे माफ़ नहीं किया, तो मैं दादी जी को जाकर सब कुछ बता दूँगी। दादी का नाम सुनते ही उसके सख्त चेहरे पर हल्की सी नरमी उभर आई। होठों की तनी रेखा थोड़ी ढीली पड़ी। नज़रें कुछ पल को नीचे झुकी और फिर वह धीमे स्वर में बोला, ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ़ कर सकता हूँ। प्रिया की धड़कनें तेज़ हो गईं। चेहरे पर हल्की परेशानी और जिज्ञासा उभर आई। कौन सी शर्त? वह बेचैनी से बोली। अर्जुन ने तिरछी नज़रों से उसकी ओर देखा और अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, मुझे उसी तरह मनाओ, जैसे जब मेरी दादी मुझसे नाराज़ होती है, तब मैं उन्हें मनाता हूँ। यह सुनते ही प्रिया का दिल ज़ोर से धड़क उठा। चेहरा गुलाबी पड़ गया। आपका दिमाग तो ठीक है। मैं वैसे कैसे मना सकती हूँ? अर्जुन तो अपनी दादी के गले में बाहें डालते हुए, उनके गालों को चूमते हुए दादी का गुस्सा शांत कर देता था। उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं। गालों पर शर्म की लाली उतर आई थी। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर रहा। अच्छा, अच्छा, ठीक है। पहले आप अपनी आंखें बंद करें। वह बेबस हुई। अर्जुन ने बिना कुछ कहे अपनी आंखें बंद कर लीं। प्रिया धड़कते दिल और कांपते हाथों से उसके करीब हुई और फिर अपने नरम हल्के होठों को उसके गाल पर रख दिया। एक मासूम सा स्पर्श जिसमें शर्म भी थी, डर भी और कहीं ना कहीं एक अनकहा अपनापन भी। प्लीज अब तो माफ कर दीजिए। उसकी धीमी सी आवाज में जो सच्चाई थी, उसने अर्जुन के भीतर तक सुकून भर दिया। लेकिन वो अपनी भावनाओं को छुपाते हुए चेहरे पर हल्की अकड़ और बनावटी सख्ती लाते हुए बोला, ठीक है, बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूं तुम पर। चलो, जाओ, माफ किया। एंड प्रिया के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान फैल गई थी। प्रिया को यहाँ पर काम करते हुए 10 महीने अब पूरे हो चुके थे। वह अर्जुन की पत्नी बनकर ही रह रही थी। कई बार दोनों के बीच तीखी बहस हुई। कई बार वह लड़ते-लड़ते अर्जुन की बाहों में गिरी। न जाने कितनी बार अर्जुन ने उसे अपनी आगोश में लेकर उसके माथे पर अपने होंठ रखे थे। कितनी बार उसने प्रिया को चोट लगने पर मरहम पट्टी की थी और साथ ही उसके आंसू पोंछते हुए बार-बार यह महसूस कराया था कि वह उसे तकलीफ में नहीं देख सकता। न जाने कितनी बार वह बिना कहे प्रिया की उदासी को समझ लिया करता था और फिर उसका मूड ठीक करने के लिए न जाने कौन-कौन से जतन करता था। प्रिया उसकी इन सभी बातों को समझ रही थी, मगर फिर भी वह उसकी भावनाओं का जवाब नहीं दे रही थी। आज महीने का आखिरी दिन था और अर्जुन उसे सैलरी का चेक देने वाला था। प्रिया उदास थी। वह चाहती थी समय यहाँ रुक जाए, मगर अर्जुन से यह सब कहकर वह अपनी आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकती थी। उसके पास केवल स्वाभिमान ही बचा था। उसे यह भी नहीं पता था कि यहाँ से जाने के बाद उसका ठिकाना क्या होगा, वो कहाँ रहेगी, मगर उसे यह सुकून था कि वो अर्जुन का कर्ज चुका देगी। अर्जुन ने उसकी सैलरी का चेक उसके सामने रखा और प्रिया की आंखों के आगे धुंध सी छा गई। चेक उठाकर उसने दोबारा अर्जुन के हाथ में थमाया और बोली, आज से आपका कर्ज खत्म हो गया। अब तुम कहाँ जाओगी? अर्जुन ने धीमी आवाज में पूछा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम यहीं पर रह जाओ? मैं हर महीने तुम्हें वैसे ही सैलरी देता रहूंगा। दादी तुमसे बहुत जुड़ चुकी है। घर के सारे काम तुमने संभाले हुए हैं। मैं बेफिक्र हो गया था। अब घर की तरफ से परेशानी होगी।
अर्जुन का लहजा बहुत नरम था। ना जाने उसकी कोशिशों में कहाँ कमी रह गई थी कि प्रिया अब तक उसके दिल की बात समझ नहीं पाई थी। वो चाहकर भी उसे अपने प्यार का इज़हार नहीं कर पा रहा था। प्रिया का दिल टूट चुका था। पहले तो उसे लगा कि शायद अर्जुन उसे अपने प्यार की वजह से रोक रहा है, मगर अब समझ आया कि वो तो सिर्फ अपने घर की देखभाल के लिए उसे रोक रहा था। चलो ठीक है, फिर ऐसे ही सही। कम से कम वो अर्जुन के करीब तो रह सकती है। उसने उसकी बात मान ली और दादी के कमरे की तरफ बढ़ गई। प्रिया रात को अपने कमरे में नहीं आई थी, बल्कि वहीं दादी के कमरे में ही सो गई थी। अगली सुबह जब वह अपने कमरे में आई तो अर्जुन बहुत उदास था। वह पूरी रात जागता रहा था, आंखें लाल हो रही थीं। मैं बस अपने कपड़े लेने आई हूँ, फिर दूसरे कमरे में जाकर नहा लूंगी और घर के काम भी देखूंगी, प्रिया ने झुकी नजरों से कहा। अर्जुन को लगा अब जब प्रिया ने उसका कर्ज चुका दिया है, तो वह उससे दूर जा रही है और इसीलिए दादी के कमरे में भी रही। जबकि प्रिया यह सोच रही थी कि अर्जुन ने उसे सिर्फ अब घर के कामों के लिए रोका है। दोनों ही अपने-अपने भ्रम में उलझे हुए थे। ठीक है, अपने कपड़े लो और जाओ यहाँ से, अर्जुन ने गुस्से में कहा और वॉशरूम में घुस गया। प्रिया उसका गुस्सा महसूस कर चुकी थी, मगर समझ ना पाई कि उसे गुस्सा किस बात पर था। वो कपड़े लेकर दादी के कमरे में चली गई। वो वहीं पर नहाकर कपड़े बदलने के बाद घर के काम देखने लगी। आज उसने वॉशिंग मशीन चालू कर दी और घर के सारे कपड़े धोने लगी। हालांकि इसके लिए नौकरानी थी, मगर अब उसे लग रहा था कि ये काम उसी के हैं। उसने चादरें, पर्दे, तकिए सब इकट्ठा करके धोने शुरू कर दिए। मौसम बदल रहा था। उसे परहेज की ज़रूरत थी, मगर उसने परवाह नहीं की और शाम होते-होते प्रिया को बुखार ने घेर लिया। वो दादी के कमरे में पड़ी हुई थी और आंखें लाल हो रही थीं। दादी ने डॉक्टर बुलाया, जिसने उसे मौसम बदलने का बुखार बताया और दवा दे दी। मगर बुखार था कि उतर नहीं रहा था। वह अर्धचेतन अवस्था में थी और बार-बार अर्जुन का नाम ले रही थी। जब अर्जुन घर लौटा तो दादी ने उसकी अच्छी खासी क्लास ले ली। कैसे पति हो तुम? अपनी बीवी की खबर तक नहीं तुम्हें कि वह किस हाल में है। फौरन इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। अर्जुन हक्का-बक्का होकर दादी को देखने लगा। प्रिया अब भी बेस थी और अर्जुन का नाम ले रही थी। कुछ देर बाद अर्जुन ने प्रिया को अपनी बाहों में उठाया और फिर कार में डालकर डॉक्टर के पास ले गया। वापस आकर भी दादी ने प्रिया को अपने कमरे में ले जाने को कहा, तो अर्जुन ने चुपचाप प्रिया को फिर से बाहों में उठाया और दादी के कमरे में छोड़ दिया। रात के 12:30 बजे तक प्रिया का बुखार टूट चुका था। उसकी आंखें खुली तो खुद को दादी के कमरे में पाया। वो उठकर बैठी, मगर इससे पहले कुछ बोलती, एक मर्दाना भारी हाथ उसके मुंह पर आ गया। उसने चीख मारनी चाही, मगर चीख भी ना निकल सकी। अर्जुन ने उसे कान में चुप रहने को कहा और फिर उसे अपनी गोद में उठाते हुए अपने कमरे में ले गया। उसे बेड पर बिठाने के बाद उसने पलटकर दरवाजा बंद किया और उसके सामने आकर बैठ गया। प्रिया हैरत से टकटकी लगाए उसके चेहरे की ओर देखती जा रही थी और बात को समझने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन ने एकदम उसको उसके पास बैठते हुए उसे अपनी बाहों के घेरे में भर लिया और फिर बेहद शिद्दत से उसका चेहरा चूमने लगा। मुझे लगा था मेरी अनकही बातों को तुम समझ जाओगी, मगर तुम बहुत ही बुद्धू हो, जिसे ना मेरे जज्बात समझ आते हैं, ना मेरी मेहरबानियों का मतलब, ना ही मेरे किसी भी व्यवहार में तुम्हें मेरा प्यार देखा। इसीलिए अब मुझे शब्दों का सहारा लेना पड़ रहा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ प्रिया, और एक पल के लिए भी तुमसे जुदा नहीं हो सकता। अमित का कर्ज तो बस एक बहाना था। मैं सिर्फ तुम्हें अपने पास रखना चाहता था। इसीलिए कर्ज के बहाने तुम्हें अपने पास ले आया। यह सोचकर कहीं मेरा प्रपोज़ल सुनकर तुम शादी से इनकार ना कर दो, या फिर तुम्हारा किसी और में इंटरेस्ट ना हो। मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे लगता है मैंने तुम्हें खो दिया है। प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। हमारी झूठी शादी को सच्चा बना दो। मेरी चाहत को अपने साथ का सम्मान दे दो। अर्जुन तड़पते हुए लहजे में कह रहा था। आज बुखार में प्रिया अर्जुन का नाम पुकार रही थी। इससे अर्जुन को पता चल गया था कि वह भी उससे प्यार करती है, जबकि प्रिया उसकी इतनी खूबसूरत बातें सुनकर पिघलती जा रही थी। उसने भी अर्जुन के सीने पर अपना सिर रख दिया और कहने लगी, मुझे भी आपसे प्यार हो गया था, मगर मेरी हैसियत मुझे इजहार नहीं करने दे रही थी। अब जब मोहब्बत मेरे हिस्से में आ रही है तो मैं उससे मुंह नहीं मोड़ सकती। मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकती। प्लीज मुझे खुद से दूर ना करें। वह फूट फूट कर रो पड़ी। तो अर्जुन ने अपने आगोश को और भी कसकर बांध लिया।
आखिरकार अपनी अना की लड़ाई लड़ते-लड़ते उन्होंने इज़हार मोहब्बत भी कर लिया था और इस जंग में अना नहीं बल्कि मोहब्बत की जीत हुई थी। अर्जुन ने जब प्रिया को अपनी बाहों में समेटा तो जैसे उनके बीच की सारी दूरियां मिट गईं। कमरे में सिर्फ खामोशियां थीं और उन खामोशियों में उनकी धड़कनें गूंज रही थीं। धीरे-धीरे वह उसके वजूद में खोता जा रहा था और प्रिया ने बहुत खुशी से अपना आप अर्जुन के हवाले कर दिया था। ज़िंदगी इस कदर मेहरबान हो जाएगी प्रिया ने सोचा भी नहीं था और वह भगवान की इस कृपा पर दिल से उसकी आभारी थी कि उसे अर्जुन जैसा जीवन साथी मिला था। धन्यवाद।